देखिए, हम लोग जो टॉपिक अभी आज डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग एग्जामिनेशन की बात करने वाले हैं। अब एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी कोई भी मामला हो कोर्ट में आए, चाहे डिवोर्स का मैटर हो, चाहे सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट आरसीआर का मैटर हो, कोई भी मैटर हो, टाइटल सूट हो, कोई मामला हो, इंजंक्शन का मामला हो, कोई भी सिविल मामला हो, एनी एनी सिविल मैटर। तो जब भी कोई सिविल मैटर होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यहाँ पर कोर्ट के पास ऑप्शन होता है दो तरीके का। कोई भी कोर्ट हो, जज साहब के पास दो ऑप्शंस होते हैं। किस तरह से दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो जरा समझिए। दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि हाँ, हम चुपचाप जैसे एडवोकेट्स कह रहे हैं वैसे हम चुपचाप उनकी बात सुनते रहें और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए हम फाइनली जजमेंट तक चले आए। कुछ जजेज होते हैं एकदम प्रैक्टिकल, अगर बताऊं तो वो क्या होता है, थोड़ा डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं मैटर्स के साथ। और कुछ होते हैं उनको नहीं मतलब है, वो सीधा सीधा लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग जजमेंट दे दिया, बात खत्म हो गई, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो जहाँ पर कुछ लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं या जहाँ उनको लगता है इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है या जहाँ पर लगता है कि कुछ गड़बड़ है, उस केस में या जहाँ पर एडवोकेट्स कहीं कुछ झूठ बोलते हैं या छिपाना चाहते हैं या छिपाते हैं, वैसे मामलों में जहाँ पर एक तरीके की गुंजाइश होती है, क्योंकि ये पूरा डिस्क्रिशनरी पावर मैं आपको बताऊंगा, ये पूरा का पूरा एक तरीके का डिस्क्रिशनरी पावर होता है। तो यहाँ पर कोर्ट के पास ये ऑप्शन दे दिया है कि वो चाहे तो पार्टीज को डायरेक्टली एग्जामिन कर सकते हैं, डायरेक्टली एग्जामिन कर सकते हैं। ऑर्डर 10 के अंदर ये पावर दे रखी है। ऑर्डर 10 में एक पॉइंट बहुत सिंपल आता है, बहुत बढ़िया सा वर्ड लिखा हुआ है, फर्स्ट हियरिंग। वो भी मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये रहा ऑर्डर 10। सी, दिस इज द ऑर्डर 10, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। नाउ यहाँ से शुरू होती है कहानी। लेकिन यहाँ पर हमारे जो काम की बात आती है वो ये आती है कि भाई कोर्ट ये डिटरमिन करती है, जज ये डिटरमिन करते हैं कि क्या जो एलिगेशंस लगाए गए थे प्लेडिंग के जरिए, किसने लगाए, प्लेंटिफ ने प्लेडिंग के जरिए डिफेंडेंट के अगेंस्ट लगाए, या डिफेंडेंट ने उसको एडमिट किया या डिनाइल किया, उसको असरटेन करना, उसको निश्चित करना, उसको फाइनल करने का जो काम है वो यहाँ पर कोर्ट्स करती है बाय एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पर आता है कि भाई ऑर्डर 10 में एक टर्म अपने को मिलेगा जो हमारे लिए आता है, फर्स्ट हियरिंग का कॉन्सेप्ट लेके आता है। तो फर्स्ट हियरिंग का पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट हियरिंग का मतलब क्या होता है यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं। देखिए, फर्स्ट हियरिंग ऐसे जो टर्म होता है ना, इस टर्म को कहीं भी सीपीसी के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, सबसे बड़ी बात तो ये। लेकिन एक केस लॉ है जिसमें हम लोग, जब चूंकि आपको पहले से पता है कि जब किसी टर्म का डेफिनेशन एज सच नहीं होता है, डिफाइंड नहीं है, तो हम उस टर्म का डेफिनेशन हम कहीं और ढूंढते हैं। वो हमें मिलता है कहाँ, या तो हम केस लॉज के अंदर ढूंढते हैं या तो किसी और जगह पर ढूंढते हैं, दैट इज डिक्शनरी मीनिंग। तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि केस लॉ अवेलेबल है, इसलिए संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल AIR 1955, सुप्रीम कोर्ट 425। सो संग्राम सिंह का केस है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करके कहा कि भाई फर्स्ट हियरिंग का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट हियरिंग का मतलब वो तारीख होती है, वो दिन होता है, वो समय होता है जिसमें कोर्ट जो है इश्यूज फ्रेम करती हैं। सीधे सीधे ये बात आती है, द डे ऑन विच सच इश्यूज आर फ्रेम्ड, इश्यूज आर फ्रेम्ड, इश्यूज आर फ्रेम्ड। ठीक है। तो सिविल सूट में या क्रिमिनल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होती है, और यहाँ पर सिविल सूट में क्या होगा, इश्यूज फ्रेम होगा। तो ये जो इशू फ्रेम करने वाली बात होती है, तो कहते हैं कि वो दिन, जिस दिन को कोर्ट इशू फ्रेम करती है उसको हम फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी केस आता है, मैं आपको एक और केस बता सकता हूँ जिसका नाम है सिराज अहमद। ये तो बाद का केस है, सिराज अहमद, AHMAD, सिराज अहमद वर्सेस प्रेमनाथ, प्रेमनाथ। ये 1993 का मैटर है, सिराज अहमद वर्सेस प्रेमनाथ।
इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट हियरिंग को डिफाइन किया और कहा कि द डेट ऑन विच द कोर्ट अप्लाइज इट्स माइंड, वो तारीख वो दिन जब कोर्ट जो है अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करती है, उस डेट को हम यहाँ पर कहते हैं कि फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस, यानी केस का फर्स्ट हियरिंग। अब कोर्ट किस दिन अपना माइंड अप्लाई करेगी? जिस दिन उसको इश्यूज फ्रेम करने होते हैं उसी दिन अपना माइंड अप्लाई करती है। नाउ अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑर्डर 10 की हम बात करें, ऑर्डर 10 का डायरेक्ट कनेक्शन है इस पार्ट के साथ, यानी पार्टीज के एग्जामिनेशन के साथ। नाउ ऑर्डर 10 जो सीपीसी है वो सिंपल ये कह रहा है कि जब भी कभी भी फर्स्ट हियरिंग होगी सूट की, अब ध्यान से सुन लेना, सिर्फ सुनने की जरूरत है। ऑर्डर 10 सीपीसी कहता है कि एट द टाइम ऑफ ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस, फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, जिस तारीख को फर्स्ट हियरिंग होती है सूट की, उस दिन कोर्ट शैल रिकॉर्ड एडमिशन और डिनायल बाय द पार्टीज। जो फर्स्ट हियरिंग की तारीख होगी उस दिन कोर्ट जो है रिकॉर्ड करेगी एडमिशन और डिनायल पार्टीज का, ये रिकॉर्ड करना ही करना है। इसी से रिलेटेड केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करके कहा कि ऑर्डर 10 में रूल 1 है और ऑर्डर 10 का रूल 1 इज नेसेसरी इन दोज केसेज ओनली जहां पर कोर्ट को ये लगता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने क्लियरली मेंशन नहीं किया है अपने अपनी बातों को, यानी या तो प्लेंटिफ ने एलिगेशंस जो लगाए हैं वो क्लियरली मेंशंस नहीं है, या डिफेंडेंट ने जो रिप्लाई दिया है वो क्लियर नहीं है। इसीलिए ऑर्डर 10 रूल 1 जरूरी है। अगर कोर्ट को प्लेंटिफ के प्लेंट को पढ़ने के बाद कुछ समझ में ना आए कायदे से, डिफेंडेंट का रिटन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद चीज़ें समझ में ना आए, एडमिशन या डिनाइल से चीज़ें क्लियर ना हो, तो वैसे मामले में कोर्ट के पास अपना खुद का एक होना चाहिए ऑप्शन, जहां पर कोर्ट जो है डायरेक्टली पार्टी को एग्जामिन कर सकती है। दिस इज द रीजन वाई ऑर्डर 10 रूल 1 इज नेसेसरी। और सिर्फ उन्हीं मामलों में ये लागू होता है जहां पर कि कोर्ट के पास ये ऑप्शन आ जाए कि भाई उसको क्लियरली एक्सप्रेसली पता नहीं चल पा रहा है वेदर द पार्टी हैज एडमिटेड द फैक्ट और द एडमिटेड द एलिगेशंस और डिनाइड द एलिगेशंस। नाउ अब यहाँ पर तो सबसे पहला पार्ट आ गया कि भाई ऑर्डर 10 क्यों जरूरी है। ऑर्डर 10 रूल 1 वाई इट इज़ नेसेसरी एंड व्हाट इज़ द पर्पस। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पर्पस की बात कर ली, क्यों ये जरूरी है, क्या इसकी नेसेसिटी है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। नंबर 2, ऑर्डर 10, ऑर्डर 10 में आता है रूल 1, रूल 1A। यहाँ से हम बात कर लें रूल 1C तक, इसको इंसर्ट किया गया, इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी 2002 से इसको इंसर्ट किया गया, 2002 में इंसर्ट किया गया। नाउ यहाँ पर एक प्रोविजन दिया गया ऑर्डर 10 रूल 1, ऑर्डर 10 रूल 1A के तहत कि कोर्ट एडमिशन और डिनाइल को रिकॉर्ड करने के बाद, एडमिशन और डिनायल्स को रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट पार्टीज को ये ऑप्शन दे देंगी कि अगर आप चाहो तो मैटर को एडीआर में सॉर्ट आउट कर सकते हो, एडीआर में रिजॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज एडीआर? एडीआर का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, या अल्टरनेट कहीं लिखा होगा अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं आप सबको पता होगा। इसमें सबसे पहले आता है आर्बिट्रेशन, दूसरा होता है कॉन्सिलिएशन, तीसरा होता है लोक अदालत, और एक चौथा होता है जिसको हम बोलते हैं मीडिएशन। जो कि मीडिएशन आजकल हर कोर्ट के अंदर एक मीडिएशन सेंटर खुल गया है जिसको हम लोग मध्यस्थता केंद्र भी बोलते हैं। सो आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, लोक अदालत और मीडिएशन, ये चार होते हैं ऑप्शंस
जहाँ पर ये चारों में से कोई भी ऑप्शन अगर पार्टी चाहे तो उसके लिए जा सकती है। इन केस अगर पार्टी फेल हो जाती है सेटलमेंट करने में, तो फिर जो वापस मैटर किसके पास पहुंच जाएगा, कोर्ट के पास पहुंच जाएगा। नाउ ऑर्डर 10 रूल 2, ऑर्डर 10 रूल 2 सिंपली ये कहता है कि कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट के पास पावर है टू एग्जामिन, कोर्ट के पास पावर है टू एग्जामिन ओरली, ओरली एनी पार्टी present in the court, any party present in the court or appearing in person or his pleader in order to elucidate any matter। मतलब बहुत सीधी सी बात है कि कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी पार्टी जो कि कोर्ट रूम में उस वक्त मौजूद है, उस पर्टिकुलर केस में मौजूद है, कोर्ट उसका ओरल एग्जामिनेशन ले सकती है, ओरल एग्जामिन कर सकती है। कोर्ट में ऑल्सो एग्जामिन द कॉम्पेनियन ऑफ सच पार्टी और प्लीडर, तो या तो प्लीडर को भी एग्जामिन कर सकती है, पार्टी को एग्जामिन कर सकती है, पार्टी के साथ अगर कोई विटनेस आया है उसको भी एग्जामिन, यानी किसी को भी एग्जामिन कर सकती है। और कोर्ट के पास पावर है कि दे कैन, द कोर्ट कैन आस्क एनी मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द मैटर। सो नट शेल में बात क्या निकल के आई, हमें क्या समझना था, पार्टी का एग्जामिनेशन बाय द कोर्ट, एग्जामिनेशन करने का पावर कहाँ है, ऑर्डर 10 रूल 2। ध्यान से सुन लीजिए, याद कर लेना है तो कर लीजिए, अभी अभी याद हो जाएगा। कोर्ट को एग्जामिन करने का पावर कहाँ है, तो ऑर्डर 10 रूल 2 में है। ओके, ऑर्डर 10 रूल 1, ऑर्डर 10 रूल 1 बहुत सिंपली कहता है, सिंपल कहता है, जब कभी भी फर्स्ट हियरिंग का मामला होगा तो फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट जो है एडमिशन और डिनाइल पार्टीज का रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद आगे मैटर प्रोसीड करेगा। प्रोसीड क्या करेगा, ऑर्डर 10 रूल 1 ए से लेके रूल 1 सी तक के मामले में ये कहा गया है कि कोर्ट मैटर में पार्टीज को ऑप्शन देंगी या पार्टीज खुद से भी एडीआर के लिए आगे बढ़ सकती हैं, और एडीआर अगर फेल कर जाता है इन केस, तो फिर से वो मैटर वापस कोर्ट के पास चला आएगा। दिस इज द ओनली थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस कॉन्सेप्ट। तो हमें यही चीज़ यहाँ पर समझनी थी, इसी का यहाँ पर आपको डिटेल्ड वर्जन आपको मिलेगा, ठीक है। तो सो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने छोटी से छोटी हर बात मेंशन कर दी है। इश्यूज़ का मतलब क्या होता है, इश्यूज़ के बारे में क्या क्या बातें होती है, वो सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ओके, देखिए अब ये इश्यूज़ वाली बात क्यों आती है वो भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, ताकि कभी आप इसको पढ़ें तो आपको ये दिक्कत ना क्रिएट करे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। देखिए इश्यूज़ का जो मैटर आता है ना, ये ऑर्डर 10 के बाद का मामला है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ये ऑर्डर 10 के बाद का मामला है, ये ऑर्डर 14 से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसके साथ इसको अटैच करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको ऑर्डर 14 के साथ इसको कनेक्ट करके अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम लोग फ़िलहाल करते हैं स्टॉप।